नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम दरअसल 30 जून और 1 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों से थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी कि आज वीडियो जो है थोड़ा सा लेट में आ रहा है, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन आपको वीडियो रेगुलर भी यहाँ पे मिलेगा। आपको अपनी तैयारी को जो है ब्रेक नहीं करना है। एक बात यहां पर मैं महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि चूंकि जुलाई माह जो है स्टार्ट हो गया है और अब अपनी तैयारी को आपको बहुत ही मजबूती के साथ करना है। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्लास अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे। इसके पहले हम लोग एक बात पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, वो ये कि जुलाई माह से आप लोग अपने गोल को दरअसल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आप डिवाइड कर लीजिए। क्या मैंने बोला? देखो, दो चीजें हैं। आपका जो भी लक्ष्य है, ठीक है, इस लक्ष्य को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक शॉर्ट टर्म गोल आपका जो होगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म होगा गोल आपका, ठीक, और एक होगा आपका लॉन्ग टर्म गोल। ये क्या होगा, कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। लॉन्ग टर्म गोल आपका, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि डेली मॉर्निंग में जब आप सुबह उठिए या फिर रात में जब आप सोने जाएं, सोने से पहले अगले दिन या आज सुबह उठ करके एक दिन की यानी कि आपकी 2 जुलाई की स्ट्रैटेजी क्या होगी, 2 जुलाई में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आप चाहें तो 1 जुलाई की नाइट में इसको आप जो है क्लियर कर लें कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है, या जिस दिन वो स्टार्ट हो, आपका मॉर्निंग स्टार्ट हो, उसके मॉर्निंग में आप ये फिक्स कर लें कि दरअसल 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई को जिस भी दिन सुबह हो उस दिन आपको क्या क्या पढ़ना है। ये आपको एक संकल्प, डेली मॉर्निंग उठिए, एक संकल्प अपना, एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे आज दिन दिन में इतनी चीजों को कवर अप करना है। एक बात तो ये हो गई कि हमें टारगेट फिक्स करना है डेली भी आप पे। दूसरा, मैंने कहा कि आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। कौन सा आपका लक्ष्य फिलहाल है? आपका एक लक्ष्य आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम है अभी आपका, जो अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, और साथ ही साथ आपका जो है बड़ा एग्जाम दूसरा कौन सा है, आरओ एआरओ का 2 एग्जाम। ठीक है, दोनों एग्जामों में जो है 5 महीने 6 महीने का गैप है। ठीक है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा या फिर जो भी इसके अलावा आपका टारगेट जो भी हो, कोई चाहे बीपीएससी का एग्जाम का हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल आपको बनाना है, लॉन्ग टर्म गोल बनाना है। शॉर्ट टर्म गोल आप बना सकते हैं 1 वीक का, ठीक, या फिर आप चाहें तो 3 डेज का, 4 डेज का बनाइए। और लॉन्ग टर्म में गोल बनाइए, कम से कम आप बनाइए 15 डेज का। कितने दिन का? 15 डेज का, या फिर 1 मंथ का। यानी कि आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे पॉलिटी के घटना चक्र के इतने चैप्टर्स को जो है 1 वीक में खत्म करना है या 3 दिन में खत्म करना है, और 3 सब्जेक्ट को मुझे 15 दिन में या 1 महीने में कंप्लीट करना है। यानी कि छोटे छोटे आप गोल बनाइए, फिर उसके बाद आप बड़े बड़े गोल को बनाइए। एक बात महत्वपूर्ण मैं यहां पे कह दूं, जब कोई आप गोल अचीव कर लो कि भाई पॉलिटी के आपने डिसाइड किया था कि मुझे पॉलिटी 4 दिन में 5 दिन में खत्म कर देनी है, जब वो आप टारगेट को अचीव कर लो, खुद से फिर अपने आप को जो है कुछ इनाम दो कि ठीक है, आज हम कुछ मूवी देख लेंगे, या आज हम थोड़ा सा बाहर कहीं चला जाएंगे, कुछ खा पी लेंगे, ठीक है, या कुछ अच्छा सोच लो कि अपने आप को इनाम दो। जब आप अपने गोल को, जो आपने टारगेट फिक्स किया कि मुझे इतने दिन में इतने चैप्टर को वाइंड अप कर लेना है, मुझे इतने महीने में इस पूरे सिलेबस को कवर अप कर लेना है, रिवीजन कर लेना है, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको मंडे से लेकर के सैटरडे तक आप पूरा सिलेबस कवर अप करिए, और इसके अलावा संडे को क्या काम करिए, सारा का सारा जो है रिवीजन कर लीजिए। करंट आपको बिल्कुल नहीं ब्रेक करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, डेली जो है मॉर्निंग में 8 AM पर आ जाता है। आज चूंकि लेट आ रहा है, कोई इशू नहीं है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन बाकी दिनों में आपको 8 AM पे यानी कि सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स आपको मिलता है। उसको करते रहे। यहां से काफी कुछ आपका करंट के साथ साथ में आपका स्टैटिक जो पोर्शन होता है जीएस का, वो आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गोल को बनाना है और अपनी स्टडी को करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चूंकि जुलाई माह अब लग गया है और अब आप अपने समय को वेस्ट अगर करेंगे तो सीधे तौर पर दरअसल ये आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ दीजिए, लग जाइए शिद्दत के साथ, टारगेट को अचीव करिए अपने, और फिर उसके बाद टारगेट को अचीव करने के बाद अपने आप को इनाम दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, खैर ये बातें हो गई, यानी कि अब आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलिए, अब हम लोग बिना देरी के हुए करंट अफेयर्स पर आते हैं। नहीं तो आप लोग कहोगे कि ज्यादा ही मोटिवेशन हो गया, लेकिन चूंकि ये जरूरी था, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको कोई पिंच नहीं करेगा, नहीं ये करना, तब तक आप लोग बैठे रहोगे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना है। मैं फिर से कह रहा हूं, इस बार अंतिम चयन सुनिश्चित करना है, चाहे वो यूपी पीसीएस की बात हो या फिर आरओ की बात हो या फिर कोई टारगेट आपका अदर स्टेट के पीसीएस का हो या कोई वनडे एग्जाम का हो।
सिलेक्शन लेना है तो लेना है, बस जिद ही जीत है। ओके, अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर, और उसके पहले हम लोग फटाफट रिवीजन करते हैं, यानी कि हम लोगों ने 29 जून को क्या कुछ पढ़ा था उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर करंट अफेयर्स पर आएंगे। तो रिवीजन करते हैं फटाफट। तो बताइए रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि कब ग्रहण की थी? 1801 में। अब फटाफट आप लोग मन में इसका उत्तर सोचिए। केन्या के राष्ट्रपति कौन है? विलियम रूटो हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया गया है? राहुल गांधी को बनाया गया है। इसके अलावा हाल ही में फ्रैंक डेकवर्थ का निधन हो गया और उनका संबंध किससे था? उनका संबंध क्या किससे था? सांख्यिकी विद से, सांख्यिकी विद थे ये, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया हुआ था कि क्या कुछ है इनके बारे में। इसके अलावा 5 नंबर पॉइंट देखते हैं। हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? मार्क रूटे को। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण जीते हैं? 4 जीते हैं। और कुल पदक कितने थे इसमें? 11 थे, अगर आपको याद होगा तो। इसके अलावा हाल ही में चर्चा में रहे अफ्रीकी स्वाइन फीवर किसके द्वारा फैलता है? मैंने बताया था कि ये वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस द्वारा फैलता है। इसके अलावा पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह मैंने कहा था आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पेन पिंटर पुरस्कार दरअसल अरुंधति राय को दिया गया है। यह हमारा हो गया रिवीजन 29 जून का। अब हम आते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, ठीक है। इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में आपसे छोटा सा सिंपल सा प्रश्न पूछा था। मैंने कहा था कि बताइए नाटो की स्थापना हुई थी। आप लोगों ने, सभी लोगों ने इसका उत्तर सही दिया था। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और उन लोग को और भी बहुत सारी शुभकामनाएं जिन्होंने अपने उत्तर को डिटेल्स में दिया था, या जिन्होंने टास्क जो मैंने दिया था उस टास्क को जिन्होंने कंप्लीट किया था। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग सक्सेस को अचीव करें। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1949, यानी कि 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं करंट अफेयर्स पर, यानी कि आज के। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? आप लोग फटाफट इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 27 जून को जो दरअसल सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। आइए हम लोग इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स देखते हैं। तो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस 27 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। थीम की अगर हम बात करते हैं कि इस बार की थीम क्या है इसकी, तो थीम है विभिन्न संकटों के समय में सतत विकास को बल देने और गरीबी को मिटाने के लिए एमएसएमई की शक्ति और लचीलेपन का लाभ उठाना। ठीक, ये हो गई थीम। इसके अलावा 6 अप्रैल 2017 को दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया था। आपको बता दूं कि एसडीजी जो गोल होते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, 2030 इसका टारगेट है और 17 गोल हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका टास्क नंबर फर्स्ट आज का क्या है? टास्क फर्स्ट है। इसके पहले भी ये टास्क मैंने दिया था, फिर से रिवीजन करने के लिए आपको आज बताना है कि एसडीजी जो गोल हैं 17, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, 17 एसडीजी गोल कौन कौन से हैं पूछता है कई बार। हर बार एसडीजी से एक प्रश्न आता ही आता है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, 17 गोल कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतिम मैच खेल करके आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 अपने नाम किया? मुझे लगता है कि इसका उत्तर तो आपको बखूबी पता होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं कि भारत ने दरअसल आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप पुरुष जो होता है टी20 वर्ल्ड कप उसको जीत लिया है। ठीक है, काफी लंबे अरसे के बाद यह उपलब्धि भारत को हासिल हुई है। आपको बताने की दरअसल किसके खिलाफ अंतिम मैच खेला गया जहां पर भारत ने विजय हासिल की है, फतह हासिल की है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी इंग्लैंड या फिर डी न्यूजीलैंड। फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस अंतिम मैच को खेला गया था। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण हम लोग पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप अभी हुआ है पुरुष वाला, ये दरअसल आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एक प्रश्न डैम श्योर है कि इससे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हाल ही में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के साथ अंतिम मैच खेल करके आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 अपने नाम किया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं हम दरअसल कि इस वर्ल्ड कप में कोच कौन थे, तो कोच थे आपके पूर्व जो खिलाड़ी राहुल द्रविड़ थे। और राहुल द्रविड़ के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे, यह प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कोच के बारे में। ठीक है, कोच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, याद रखिएगा। और अगर हम इसके संस्करण की बात करते हैं कि दरअसल वर्ष 2024 में जो ये वर्ल्ड कप टी20 हुआ है,
इसका संस्करण कौन सा था? तो दरअसल ये 9वां संस्करण था। ध्यान रखिएगा एक महत्वपूर्ण फैक्ट और कि कनाडा, युगांडा और अमेरिका पहली बार इसमें प्रतिभाग किए थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कुछ एक पॉइंट्स और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखते हैं फटाफट। तो वर्ष 2007 में दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी इस T20 वर्ल्ड कप की, ठीक याद रखिएगा। और भारत ने 2 बार इसमें फतह हासिल की है, एक 2007 में यानी कि जिस वर्ष स्टार्टिंग हुई थी इसकी, और अब 2024 में भारत ने फतह हासिल की यानी कि जीत हासिल किया है। इसके अलावा रोहित शर्मा की कप्तानी थी। ध्यान रखिएगा, कप्तान पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में बारबोडास के किंगस्टन ओवल में खेले गए रोमांचक फाइनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हरा करके जीत हासिल कर ली है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर कुछ एक फैक्ट की और बात करते हैं तो दरअसल विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा तेज गेंदबाज कौन? जसप्रीत बुमराह को 8 मैचों में 15 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा विराट कोहली को T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की भी घोषणा कर दी है। किन्होंने? विराट कोहली ने। यह फैक्ट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। सलामी बल्लेबाज विराट कोहली ने दरअसल ये अभी कदम उठाया है। इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा की अगर बात करते हैं, उन्होंने भी T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोनों फैक्ट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 कब होगा, यानी कि कहां पर होगा? तो भारत और श्रीलंका में दरअसल ये खेला जाएगा। ये फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्रिकेट के प्रेमी तो आप सभी लोग होंगे, लेकिन क्रिकेट को देखिए, लेकिन साथ साथ में इसके बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो कम से कम अगर आप मैच के शौकीन हैं तो कम से कम इससे आपके क्वेश्चन तो ना गलत हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, हाल ही में पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड पर टैक्स लगाने का निर्णय किस देश ने लिया है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केन्या, ब्राजील, डेनमार्क और अमेरिका। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, अर्थात डेनमार्क ने ऐसा किया है। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो हाल ही में डेनमार्क ने पशुधन क्षेत्र से कार्बन डाइऑक्साइड पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है और ऐसा करने वाला दरअसल डेनमार्क दुनिया का पहला देश बन जाएगा। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब डेनमार्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग 2-3 पॉइंट्स को देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होगा। यह उत्तरी यूरोप का एक क्या है? नॉर्डिक देश है। इसके अलावा अगर हम इसकी राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी इसकी कोपेनहेगन में है। इसके अलावा जर्मनी के साथ दरअसल ये क्या करता है? भूमि साझा करता है। और यहां की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो है गुडेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था के द्वारा भारत के नगदी अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने पर भारत की तारीफ की है? यानी कि भारत जो नगदी अर्थव्यवस्था जो थी, यानी कि जो कैश हम लोग देते थे एक दूसरे को, अब क्या हो गया? अब उसका डिजिटलाइजेशन हो गया है, यानी कि अब जो है हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो इस चीज के लिए दरअसल किस संस्था ने भारत की तारीफ की है? और इसमें काफी कुछ सुधार और भी किया गया बेहतर ढंग से, काफी इसका फायदा भी हुआ, करप्शन को रोकने में फायदा हुआ और बहुत सारे इसके फायदे हुए हैं, आप लोग को पता होगा। ठीक है, जनधन अकाउंट खुला, इसके अलावा उसके माध्यम से जो है पैसा अकाउंट में सीधे डाला गया। तो इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के एक संस्था ने भारत की तारीफ की है। वो संस्था कौन सी है आपको बताना है। पहली संस्था का नाम ए है, IMF ने किया है तारीफ, बी FATF ने, या CWTO ने, या फिर विश्व बैंक ने किया है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात FATF ने इस उपलब्धि के लिए भारत की क्या की है? तारीफ की है। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं इसकी। तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाली वित्तीय सहायता से जुड़े खतरों को कम करने, नगदी आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने तथा जनधन आधार को लागू करने के भारत के प्रयासों के लिए दरअसल इनकी तारीफ की है। और वास्तव में यह काबिल तारीफ है जिस तरीके से भारत सरकार ने इस पर काम किया है। ओके, चलिए आइए आगे हम लोग कुछ एक पॉइंट्स को और देखते हैं। तो FATF ने भारत की परस्पर मूल्यांकन रिपोर्ट में, मूल्यांकन रिपोर्ट इन्होंने जारी किया है और इस मूल्यांकन रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है? तो इस मूल्यांकन रिपोर्ट में देश को नियमित निरंतरता वर्ग में रखा है। यह रिपोर्ट सिंगापुर में कब से कब तक जारी हुई है? यानी कि 26 से लेकर के 28 जून को हुए कार्यबल के पूर्ण सत्र में स्वीकृत की गई है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वित्तीय कार्रवाई कार्यबल क्या है इसके बारे में, तो दरअसल यह एक क्या है? अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1989 में दरअसल इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस संगठन के हम लोग वर्क की बात करते हैं तो दरअसल
इस संगठन का काम क्या है? धन शोधन, आतंकी गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के लिए अन्य खतरों से निपटने के प्रयासों पर नजर रखना कि कुछ भी गलत जो है दरअसल कार्य इससे ना हो पाए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है भारत में? बताइए। तो आपके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए विक्रम मिस्त्री, बी दीपक रावत, सी आनंद सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, दीपक रावत का नाम आ गया, आप लोग शायद जानते होंगे, यूट्यूब पर बहुत छाए रहते हैं, उत्तराखंड के आईएएस ऑफिसर हैं, आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा कार्य करते हैं। खैर, लेकिन बी इसका सही उत्तर नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप फटाक से इसको लगा दो, लेकिन इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक्रम मिस्त्री को अगले विदेश सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। दीपक रावत आईएएस हैं, जबकि जो विक्रम मिस्त्री है वो क्या है? आईएफएस ऑफिसर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी। चलिए, तो हाल ही में विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी रहे हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा वह विनय मोहन क्वात्रा का स्थान ग्रहण करेंगे, यानी कि लेंगे। इसके अलावा वर्तमान में दरअसल ये क्या है कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। कौन? विक्रम मिस्त्री। इसके अलावा ये दरअसल 2014 में नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवा करने का अनुभव इनको क्या है? प्राप्त है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स, अच्छा हो गया, वाइंड अप हो गया। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में भारत द्वारा किस संस्था में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दरअसल भारत ने किया है? किस संस्था में, कि ताकि वहां पर हिंदी को बढ़ावा मिल सके। और आपको पता होगा कि सरकार हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम को चला रही है। तो आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र में, आईएमएफ में, डब्ल्यूटीओ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में दरअसल हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ओर से वहां पर कितना अनुदान दिया गया है? यानी कि $11,60,000 का। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000। अच्छा, ये अमाउंट भी याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत फैक्चुअल डेटा पूछ लेता है आरओ में, पीसीएस में, तो ये एग्जैक्ट अमाउंट कितना ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इतने का योगदान वहां पर दिया गया है। इसके अलावा भारत के अस्थायी मिशन मामलों के प्रभारी कौन है? आर रविंद्र ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग, यानी कि जिसको हम डीजीसी बोलते हैं, के समाचार और मीडिया प्रभाग के निदेशक यानी कि इयान फिलिप्स को संयुक्त राष्ट्र में हिंदी योजना के लिए चेक सौंपा है, कि ताकि भाई वहां पर हिंदी को प्रॉपर तरीके से बढ़ावा मिल सके। ठीक है, याद रखिएगा। जिस तरीके से इंग्लिश को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में जो है सम्मान मिला हुआ है, उसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज दरअसल हिंदी बन जाए अपने आप में। ठीक है, चलिए अगर हम इसके लाभ की बात करते हैं कि ऐसा करने पर क्या फायदा होगा, तो लाभ क्या होगा कि वैश्विक संगठन में क्या होगा, हिंदी के इस्तेमाल का विस्तार हो सके। और इसके अलावा क्या होगा, और एक पॉइंट हम लोग और देखते हैं, तो भारत 2018 से जो वैश्विक संचार मिशन जो डीजीसी है उसका क्या है, ये भागीदार है, याद रखिएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र विश्व संगठन ने संबंधित मामलों पर हर सप्ताह एक ऑडियो हिंदी समाचार बुलेटिन भी जारी करता है। ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। इसके अलावा इसका पेज भी है इंस्टाग्राम में, दरअसल फेसबुक पे हिंदी में। ओके, तो ये अपने आप में क्या है, एक अच्छी बात है भारत के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश कौन बना? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको क्या बोलते हैं, ISA, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस के संयुक्त जो है रूप में इसकी स्थापना की गई थी, आपको पता होगा। ठीक है, तो आइए आपको बताएं दरअसल कि इसका 100वां सदस्य अभी कौन बना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका पराग्वे, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका या फिर डी नेपाल। इसका सही उत्तर होगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पराग्वे बना है इसका 100वां सदस्य। किसका? ISA का, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का। तो आइए हम लोग इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स को देखते हैं फटाफट। तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 100वां देश कौन बना? पराग्वे बना, ध्यान रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में हम लोग कुछ एक पॉइंट्स को देखते हैं। हालांकि इसके बारे में हमने पहले भी आपको जो है नोटिंग इसकी करवाई हुई थी, लेकिन फिर से आज हम लोग इसका फटाफट रिवीजन करते हैं। तो दरअसल इसकी स्थापना भारत फ्रांस के संयुक्त प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2015 में पेरिस में COP21 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के दौरान जो फर्स्ट
इसका मीटिंग थी, उसमें इसको जो है बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम आईएसए के मुख्यालय की बात करते हैं तो दरअसल इसका मुख्यालय कहां पर है, गुरुग्राम, जो कि पड़ता है आपका हरियाणा में। कभी कभी ऑप्शन में दिल्ली भी आ जाता है, तो घबराइएगा नहीं, अगर गुरुग्राम नहीं होगा तो दिल्ली पर टिक कर दीजिएगा। ओके, चलिए। इसके अलावा आईएसए फ्रेमवर्क वर्ष 2017 में लागू हुआ था और वर्ष 2020 में इसमें संशोधन किया गया था। संशोधन के बाद क्या हुआ, संशोधन के बाद हुआ कि जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि भाग ले सकते हैं। ठीक है, यह संशोधन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में अभिभाषण दे सकते हैं या दे सकता है? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 85 क्लॉज 1 या बी या सी या फिर डी। बताइए फटाफट, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर? आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चलिए, तो संविधान के अनुच्छेद 86 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण दे सकता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा अगर हम अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 87 क्लॉज 1 की बात करते हैं तो इसके अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को अभिभाषण दे सकेगा, लेकिन इसके दो अवसर हैं। कौन कौन से इसके अवसर हैं? पहला अवसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में, एक। दूसरा, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में। ये दो कंडीशन 87 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग जो है बनती है। दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही में त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास यानी कि फ्रीडम एज किन देशों के मध्य में संपन्न हुआ है? आपको बताना है। ठीक है, 3 देश कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है आपका दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान, या फिर बी ऑप्शन दक्षिण कोरिया, फिजी, जापान, या फिर नेपाल, कोरिया, अमेरिका, जापान, या फिर दक्षिण कोरिया, भूटान और जापान। आपको बताना है इसमें सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? ए, यानी कि दरअसल ये दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान का दरअसल ये त्रिपक्षीय अभ्यास है। इसे आपको याद रख लेना है। और आगे इसमें क्या कुछ पॉइंट्स होंगे, आइए हम लोग इसको देखते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो हाल ही में त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास यानी कि फ्रीडम एज दक्षिण कोरिया, ठीक, एक कंट्री, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान देशों के मध्य में यह संपन्न हुआ है। यह दक्षिण कोरिया के देजू द्वीप में आयोजित हो रहा है। दरअसल इस जो अभ्यास का उद्देश्य था, यानी कि ऐसा क्यों शुरू किया गया, तो आपको पता होगा कि रूस और जो आपका नॉर्थ कोरिया यानी कि जो उत्तर कोरिया है उनके मध्य संबंध आजकल बहुत मजबूत होने की कगार पे हैं। तो ऐसी स्थिति में दरअसल उनके जो है उनको काउंटर करने के लिए इस अभ्यास की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए एक प्रश्न देते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका उत्तर बहुत ही आसान है। ठीक है, बताना है आपको फटाफट। तो वर्ष 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में, इसका उत्तर आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स अगर आपको और पता होंगे तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आते हैं हम आज के मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्न पर, जिसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी होती है। प्रश्न क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए उनकी प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए। अब इस पूरे प्रश्न में दरअसल क्या है, आपके 2 प्रश्न हैं। इसके पहले बता दूं कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये जीएस पेपर सेकंड में आपके जाएगा, पॉलिटी वाले पोर्शन में आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले बताना है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णन करना है आपको। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, इसमें आपको पूरी प्रक्रिया बतानी है कि क्या क्या प्रक्रिया होती है। इसके अलावा उसके बाद फिर क्या है, उनकी प्रमुख शक्तियों का वर्णन कीजिए, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी हैं, ये आपका जाएगा दूसरे पार्ट में, कौन कौन सी प्रमुख शक्तियां। ठीक है, अब प्रमुख शक्तियों को आराम से चाहें तो आप फ्लो डायग्राम बढ़िया से बनाइए और सारे पॉइंट्स यहां पे लिख दीजिए, बाद में इसको क्या करिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। और लोकसभा अध्यक्ष को हटाया कैसे जा सकता है, उसको भी अपने आप में जो है बिंदुवार क्रम में आप लिखते जाइएगा। कोशिश करिएगा कि जो भी आप अपने मेंस के आंसर को लिखें बुलेट फॉर्म में या पॉइंट्स फॉर्म में लिखें। फ्लो डायग्राम, चार्ट, पाईग्राम जो भी होता है, फिगर होता है, उसको बनाइए।
बहुत ज्यादा पैराग्राफ में लिखने की कोशिश ना करिए, बुलेट फॉर्म में लिखेंगे, आपके आंसर को ज्यादा अच्छा माना जाएगा और बढ़िया नंबर आपको वहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। स्टार्टिंग में जो हमने आपको स्ट्रैटेजी बताई है कि किस तरीके से अपने गोल को आपको अचीव करना है, उसको आप लक्षित करिए और उस पे जो है काम करना शुरू कर दीजिए। समय अब आपके पास बिल्कुल भी नहीं बचा। ठीक है, फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।